हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल फाइन बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है पढ़ाई। अरे सर क्या बात करते हो, पढ़ाई लिखाई की बातें न किया करो बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। क्लास 10th है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, और अगर बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपको पता है ना कि पापा क्या करने वाले हैं तो इसलिए बेटा पढ़ाई करते रहें। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6, जहां पर हम कंप्लीट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, और फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इतने सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, प्लस साथ ही साथ इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसके ऐड कर देंगे, है ना। कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी करें। देखिए इसके बाद हमारी एक वीडियो और आएगी, एक क्लास हम और लेंगे, जिसमें क्या होगा कि हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 6। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, आज बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पावर को समझने के लिए हमें कुछ चीजें बेसिक, हमारे कंसेप्ट कुछ क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने एक कनेक्टिंग वायर लिया और इसके साथ हम किसी अगर एक रेसिस्टेंस को ऐड कर दें, जिसके साथ हमने क्या किया बेटा, एक बैटरी, क्योंकि बिना बैटरी या इलेक्ट्रिक कोई भी आउटर सोर्स के हम क्या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करा सकते हैं। तो जैसे हम इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे तो आपको पता है बेटा क्या होगा। चलो ये दो हम टर्मिनल मान लेते, एक पॉइंट हमारा ये और दूसरा ये, ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। इसमें आई करंट इसमें फ्लो हुआ। तो जब करंट फ्लो हुआ तो करंट फ्लो क्यों हुआ, इसके पीछे का मेन कारण क्या है, यानी कि जो हमारा बैटरी या जो हमने सेल लिया है वो इस करंट को आगे पुश करेगा। तो करंट पुश करना मतलब किसी चीज को पुश करना या पुल करना बेटा क्या होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स लग रहा है। और दूसरी बात क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो ये भाई कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेंगे। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वर्क। इतनी बात क्लियर। और कितना वर्क कितने समय में हो रहा है, यानी वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो भाई पावर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितना वर्क हो रहा है डिवाइड बाई कितने टाइम में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पावर को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम यहां पर देखें, देखो मेरा ये डायग्राम समझाने का कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक इलेक्ट्रिकल सोर्स जो हमारे पास है, यानी बैटरी या सेल, जब तक ये फोर्स नहीं लगाएगा यानी पुश नहीं करेगा, तब चार्ज मूव नहीं होगा। और जब तक चार्ज मूव नहीं होगा तो फिर वही वर्क कैसे होगा, क्योंकि फिजिक्स के डेफिनेशन में वर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इस दीवार पर, जैसे ये हमारा बोर्ड है और इस पर बोर्ड पे मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये बोर्ड मूव तो हो ही नहीं रहा है, तो हमारा वर्क डन बेटा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर इतनी बात क्लियर हुई, तो अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ चले, इलेक्ट्रिक पावर की जो डेफिनेशन है अगर हम उसकी तरफ चलें, तो डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। क्या डेफिनेशन होगी बेटा इसकी, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है। कि इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है, सॉरी इलेक्ट्रिकल पावर क्या है कि कितना हमने वर्क किया है कितने समय में, ठीक है। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, सिंपली इसको P इज इक्वल टू W अपॉन T से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे W क्या है बेटा, वर्क, और T क्या है, टाइम, और P रिप्रेजेंट कर रही है हमारी यहां पर पावर, ठीक है। अगर इसकी हम SI यूनिट की तरफ चलें तो SI यूनिट बेटा इसकी क्या बनेगी, SI यूनिट कैसे बनाते हैं, देखो वर्क की SI यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। हालांकि एनर्जी की भी जूल होती है, डिफरेंस बताएंगे आगे चल के क्या होता है एनर्जी और वर्क में डिफरेंस, ठीक है। तो भाई टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को हम क्या बोल देते हैं बेटा,
पावर बोल देते हैं, ठीक है। पावर की क्या बन जाती है, ऐसा यूनिट बन जाती है। और जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोल देते हैं, वॉट कह देते हैं। यानी पावर को, यानी कि जूल अपॉन सेकंड, चाहो तो मैं इधर साइड लेके देता हूं, जूल पर सेकंड को क्या बोल देते हैं बेटा, वॉट। वॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई तो नोट करें, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और पावर को W अपॉन टी भी लिख सकते हैं, और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो अगर यहां से वर्क इज इक्वल टू निकालें तो क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, ठीक है। चाहो तो इधर लिख लो, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पावर इनटू टाइम। ये सारी चीजें नोट करें, जल्दी से नोट करें, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। अगर इसकी एक और दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलें तो सिंपली क्या बोल सकते हैं, देखो पावर और वर्क अभी के लिए मान लो कि लगभग सेम सेम चीजें हैं, तो अगर यहां से इसकी दूसरी डेफिनेशन बनाई जाए तो वही क्या बनेगी, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करे, जैसे हमारा कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है तो पर सेकंड कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो कंज्यूम कर रहा है, मतलब कितनी सारी एनर्जी ले रहा है। जैसे कि हमारा नॉर्मल एलईडी बल्ब, अगर हम एक एलईडी बल्ब लें बेटा, जैसे एलईडी की फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। डायोड वगैरह क्या होती है, क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए, जैसे हमारा जो हम घरों में बल्ब यूज करते हैं एलईडी, वो कितने वॉट का होता है भाई, सिंपली जैसे मान लो 20 वॉट का है, तो 20 वॉट का मतलब क्या हुआ कि वो 20 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। अगर वो 1 सेकेंड में 20 जूल एनर्जी को ले रहा है तो इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, 20 वॉट। इतनी बात समझ में आई। पहले ना हमारे नॉर्मल बल्ब चला करते थे, वो 100 वॉट के हुआ करते थे, मतलब कि वो 100 जूल एनर्जी खर्च करता है, मतलब 100 जूल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लाइट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि वो हमारा बल्ब कितने वॉट का है, 100 वॉट का। जैसे हमारे घर में हीटर वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, हीटर कितने वॉट का होता है, लगभग 1500 टू 2000 वॉट। इसका मतलब वो 2000 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में। बात समझे बेटा, 2000 जूल एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में। इसीलिए उसकी जो पावर है वो कितनी है, कितनी है बेटा, तो 2000 वॉट हो जाएगी अगर 2000 का है तो। बात समझे, अगर वहीं 1500 वॉट का है तो 1500 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। इतनी बात क्लियर। चलो इसको रफ कर दिया जाए, ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, मतलब कि हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो डेरिवेशन यहां डाल लीजिए, इसका हम ड्राइव करते। देखो हमने कुछ चीजें पढ़ रखी थी, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमें एक फॉर्मूला निकल के आया था। अच्छा, डेफिनेशन क्या थी पोटेंशियल डिफरेंस की, the amount of work done to bring a unit positive charge from one point to another is called electric potential। तो वहां से हमें एक फॉर्मूला निकल के आया था, पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to W upon Q, ठीक है। इसको अब यहां से देखो चाहो तो W की वैल्यू ना, W is equal to क्या हो जाएगा, Q into V, ठीक है। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 1। भाई हमने इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या था, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला पढ़ा था Q अपॉन T। तो अगर यहां से हम Q की वैल्यू निकालें तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, I इंटू T। इसको इक्वेशन दे दो सेकेंड। अगर इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ ले लिया जाए, यानी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू Q इंटू V, ठीक है। तो W इज इक्वल टू Q की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, I इंटू T और इंटू ये वाला V,
ठीक है। तो W इज इक्वल टू में क्या मिल गया, I इंटू टी इंटू वी। लेकिन भाई अगर पावर इज इक्वल टू निकालना चाहे तो पावर इज इक्वल टू में फॉर्मूला पता है क्या होता है, इसको चाहो तो क्वेश्चन नंबर रहने दो, चलो इतना ही चाहिए। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और वर्क की हम वैल्यू निकाल चुके हैं V इंटू आई इंटू टी। तो यहां से देखिए पावर इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू हम वर्क की जगह पे रख दें क्या, I इंटू टी इंटू वी और अपॉन ये वाला टी। तो एक टी से एक टी कैंसिल, तो पावर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना, V इंटू आई, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। चलिए और अगर इसके फॉर्मूले की तरफ अगर हम चलें तो हमको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। अगर हम I इंटू आर वहां V की जगह पे रख दें तो पावर इज इक्वल टू, हमें देखो V इंटू आई तो हमारा निकल के आया था, इस V की जगह पे आई आर रख सकते हैं, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू I इंटू आर और इंटू ये वाला I। तो देखिए क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दूसरा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ठीक है। यानी कि ये वाला हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है, ये वाला फॉर्मूला नंबर 2 है, इस तरीके से। अच्छा पावर इज इक्वल टू आई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको देखें आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर, ये भी तो लिख सकते हैं। तो इस आई की जगह पे हम V अपॉन आर भी तो रख दें, तो आई की जगह V अपॉन आर और इंटू आर। लेकिन अब इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो पावर इज इक्वल टू इसको क्या लिखते हैं, V स्क्वायर इंटू आर और अपॉन ये आर स्क्वायर, एक स्क्वायर से ये आर खत्म। तो पावर इज इक्वल टू में तीसरा फॉर्मूला क्या मिला, V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हमने कैलकुलेट कर लिए। तो कौन कौन से, पावर इज इक्वल टू, चलो मैं दूसरे वाले मार्कर से लिखे देता हूं। तो यहां से हमें क्या मिला, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर और पावर इज इक्वल टू कौन सा मिला, V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हमको मिले, इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। नोट करिए इतना जल्दी से, कर लिया नोट, कर लिया नोट, चलिए रफ कर दें, ठीक। फॉर्मूले नोट कर लिए सारे, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन, क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन by an electric bulb, by an electric bulb of 40 watt when it is connected to a, when it is connected to a 220 वोल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट। एक हमें बल्ब दे रखा है जो 40 वॉट का है, यानी कि इसकी पावर दे रखी है कितनी बेटा, 40 वॉट, और कितने पोटेंशियल के साथ चलता है, तो 220 वोल्ट के साथ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है, कि करंट ये कितना कंज्यूम करेगा। तो पावर के हमने तीन फॉर्मूले पढ़े और तीन में से हमें कौन सा वाला यूज करना है, चलिए देखो इधर पहले लिख लेते। पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V स्क्वायर अपॉन आर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर, वो V इंटू आई, V इंटू आई, ठीक है। तो देखिए पावर दे रखा है V और I, कौन सा हमारा रिलेशन मैच कर रहा है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई वाला। तो लगा दीजिए पावर इज इक्वल टू V इंटू आई
पावर की वैल्यू 40 वॉट दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दे रखा है और हमें करंट को फाइंड करना है। तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/220। ठीक है, तो जरा देखो 0 से 0, ये 2 और ये 11, तो I इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 0.18 एम्पियर। ठीक है, नोट करें। नोट कर लिया आप लोगों ने, रफ कर दें। ठीक है, अब चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि एक जो बल्ब है वो पहले 220 वोल्ट के साथ ऑपरेट होता है, फिर बाद में 110 वोल्ट के साथ अगर उसको ऑपरेट किया जाए तब कितनी पावर लेगा। तो क्वेश्चन नोट करें, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, एन इलेक्ट्रिक बल्ब is rated 220 volt and 100 watt. It is operated on 110 volt. The power consumed will be, देखिए ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम ऑप्शन दें तो 175, चलिए ऑप्शन ए 100 वॉट, बी ऑप्शन 75 वॉट, सी ऑप्शन 50 वॉट और डी ऑप्शन 25 वॉट। एक बार जरा पॉज करके ट्राई कीजिए, खुद से एक बार ट्राई करें, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। कर लिया, किया जाए इसको। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट। तो देखिए V इज इक्वल टू आपको दे रखा है 220 वोल्ट। इस टाइम ये पावर कितनी कंज्यूम करता है 100 वॉट। तो अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो बल्ब में देखिए कि B और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। भाई कोई भी रेजिस्टेंस अगर हम ले लें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर B बढ़ेगा तो I बढ़ेगा और I बढ़ेगा तो B बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि कोई ऐसी चीज है जो फिक्स रहती है। यस सर, कौन सी? फिक्स्ड रेजिस्टेंस। तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस का अगर हम फॉर्मूला देखें तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा V²/R। क्योंकि देखो बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो तो फिक्स रहेगी, वो थोड़ा ना चेंज होगी। तो यहां से हम अगर R की वैल्यू कैलकुलेट करें तो R इज इक्वल टू कितना निकलेगा V²/P। तो यहां से रेजिस्टेंस बल्ब की कितनी है V², यानी कि V220 × 220 मतलब 200। अरे भाई इसका स्क्वायर कर लो ना, और अपन पावर कितनी है इसकी तो 100 वॉट। तो अगर यहां से R की वैल्यू निकाली जाए, R इज इक्वल टू तो 220 × 220 और अपॉन 100। तो देखो 0 से ये 0 गए, तो रेसिस्टेंस बराबर हमारी कितनी आ गई 22 × 22। अच्छा देखो अभी इसको मल्टीप्लाई ना करो, ठीक है? क्यों? क्योंकि आगे देखना अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। ठीक है, 22 × 22 ओम। अगर अब अगली बार में भाई पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दे रखा है 110 वोल्ट। तो इस टाइम पावर हमको पता करनी है, तो सेम फॉर्मूला हम फिर से लगा दें, पावर इज इक्वल टू V²/R। देखो रेसिस्टेंस तो बल्ब की फिक्स है, वो थोड़ा ना चेंज होगी। तो पावर इज इक्वल टू V², V हमें कितना दे रखा है बेटा इस बार 100, तो 110 वॉट है ना, 110 वॉट अपॉन, और रेसिस्टेंस कितनी निकलेगी बेटा 22 × 22। तो चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो पावर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे तो 110 × 110 और अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 22 × 22। ठीक है, तो ये जरा 11 से कट करो तो 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, ऊपर 10, फिर यहां से भी सेम इसी तरीके से 10 और ये 2, तो 2 से इसको कट करो 5 टाइम्स, फिर 2 से इसको कट करो 5 टाइम्स और 5 5 जा 25, यानी पावर इज इक्वल टू
25 वॉट। क्लियर, इतना समझ आया। तो सबसे पहले क्या किया हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस और पावर दे रखी थी, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस फाइंड कर ली, जो हमें रेजिस्टेंस मिल गई फिर से हमने सेम फॉर्मूला यूज करके इस बार पावर फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? ऑप्शन डी। ठीक है, नोट करिए, नोट कर लिया? ठीक है, चलिए भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमें दो इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखे हैं, और दो इलेक्ट्रिक जो बल्ब है बेटा वो कुछ इस तरीके से हैं कि एक 100 वॉट का और एक 60 वॉट का है। मतलब टू बल्ब्स हैं, एक बल्ब नंबर बी हमारा है 100 वॉट और B2 जो हमें दे रखा है वो है 75 वॉट। तो इनमें से ये पूछा गया है कि विच बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस, तो दोनों में से रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी। तो पावर का हमें फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V² अपॉन R। इस रिलेशन को जरा ध्यान से देखते और समझने की कोशिश कीजिए कि जो पावर है ना बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, है ना, उसके स्क्वायर के, और पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। मतलब ये है कि ऐसा इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जिसकी पावर जितनी ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। ठीक है, तो अगर हम बल्ब B1 और B2 को अगर देखें तो इनमें से पावर बेटा किसकी ज्यादा है? B1 की। तो रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी? V2 की, क्योंकि बेटा जिसकी पावर ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम, और जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी पावर कम, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया था कि रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली बेटा किसकी ज्यादा होगी? B2 बल्ब की। ओके, ठीक, नोट कर लिया? ठीक है, तो अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिंपली द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है तो जितनी एनर्जी ले रहा है ऑपरेट होने के लिए, तो ऑब्वियसली वो एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कि अभी अपनी पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? V इंटू आई। पावर इज इक्वल टू I² R, और पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R। ये तीनों फॉर्मूले हमने पढ़े। भाई अगर एनर्जी इज इक्वल टू देखा जाए, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पावर का फॉर्मूला निकाला, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम था, तो यहां से देखिए अगर हम देखें पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला पता है क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, और वर्क और एनर्जी को हम लगभग सेम सेम मान लेते हैं, तो पावर इज इक्वल टू हम सिंपली इसके लिए क्या लिख सकते हैं? एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। अगर यहां से हम एनर्जी की वैल्यू निकालें, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? तो पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, और पावर के हमें सारे के सारे फॉर्मूले पता ही हैं। तो अगर ये पावर के फॉर्मूले अगर हम यहां पर पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? एनर्जी। तो अगर हम एनर्जी के फॉर्मूले देखना चाहें तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा? पावर इंटू टाइम। एक तो पहला फॉर्मूला ये आ गया। दूसरा अगर निकाला जाए तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर की जगह पहली वाली वैल्यू पुट कीजिए, V इंटू आई और इंटू टी। फॉर्मूला नंबर दूसरा, E इज इक्वल टू, अब पावर की जगह I² R, तो I² R T। ठीक है, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला। चौथे फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो हमारा क्या बन जाएगा बताइए? V² अपॉन R और इंटू टी। तो इस तरीके से हमारे ये चार फॉर्मूले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बन जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपको याद करना है अच्छे से। पावर और एनर्जी, मतलब देखो एनर्जी की याद कर लो तो पावर, और पावर की ना याद कर लो तो एनर्जी के आपस में बनी जाएंगे। देखो अगर हम टाइम का मल्टीप्लाई कर दें पावर में तो एनर्जी के फॉर्मूले बन जाएंगे, और टाइम से अगर डिवाइड कर दें तो पावर के फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, चलिए इतना नोट करें, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए ये वाला नोट कर लिया। चलो क्वेश्चन से पहले हम ना जिसका रिलेशन देख लेते हैं एक बार, फिर क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। देखिए रिलेशन, हेडिंग लगाइए रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा 1 किलोवाट हमारे किसके बराबर होता है, 1000 वॉट इंटू आवर, ठीक है। और हमको एक बात पता है 1 वॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ये तो देखो रहा बेटा 1000 इंटू वॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जूल अपॉन सेकेंड, और इंटू ये आवर। तो देखिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ये तो देखो रहा बेटा 1000 जूल अपॉन सेकेंड और इनटू आवर। अच्छा 1 आवर को अगर सेकेंड में चेंज करें तो हम कैसे करेंगे बेटा, 60 इंटू 60, ठीक है। और ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो देखो सेकेंड से सेकेंड खत्म, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 6 36 और 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, ये किसमें आ गया बेटा, जूल में। तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल, ठीक है। 1 किलोवाट आवर का मतलब बेटा क्या होता है, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। जो हमारे घरों में जो बिजली के मीटर्स लगे होते हैं ना, लाइट के इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर होते हैं, उसमें 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट मानते हैं, यानी 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। यानी कि 1 किलोवाट का मतलब ये है कि आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस अगर इतनी सारी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी को अगर लेता है 1 घंटे में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब घरों में जैसे कि आजकल जो बिजली का रेट चल रहा है वो लगभग है 10 रुपीज 1 यूनिट का, ठीक है। अगर सपोज कीजिए अगर आपने पूरे दिन में, ठीक है, पूरे 24 आवर में अगर आपने 2 यूनिट खर्च कर ली, तो 2 यूनिट खर्च करने का मतलब कितना भाई, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 में हम मल्टीप्लाई कर दें 2 का, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 7, तो 7.2 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल, यानी कि इतनी एनर्जी आप खर्च कर लोगे। तो इतनी एनर्जी का बिल कितना आएगा भाई, आपको पता है 1 यूनिट का अगर 10 रुपए है तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा बेटा, 20 रुपए। तो बात समझ में आई। तो 1 यूनिट का मतलब क्या है। अच्छा अब सपोज करो कि अगर आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है जो 100 वॉट का है, तो 100 वॉट का मतलब क्या है कि वो 100 जूल एनर्जी खर्च करता है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी करेगा, इंटू 60, ठीक है। तो उसी तरीके से हम 1 यूनिट भी निकालते हैं। 1 यूनिट का मतलब क्या है कि 1000 वॉट एनर्जी खर्च हो रही है किसमें, 1 आवर में। बात समझे बेटा, कि अगर आप 1000 जूल एनर्जी खर्च कर रहे हो, ठीक है, किसमें, 1 सेकेंड में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1000 वॉट, और इंटू 100 कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, किलोवाट आवर, यानी कि 1 यूनिट बन जाएगा हमारा। क्लियर, इतनी बार नोट करें, नोट कर लिया, ठीक। तो चलिए आगे एक नया क्वेश्चन लेते हैं जहां से आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल ये फील होने लगेगा।
तो क्वेश्चन है कि ए कंप्यूटर सेट ऑफ 60 वॉट, ए कंप्यूटर सेट ऑफ 50 वॉट operates for चलो लो 10 आवर, operates for 10 आवर। तो हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो देखो पावर कितनी दे रखी है बेटा, 50 वॉट, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, 10 आवर, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको निकालनी है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है देखो 50 वॉट है ना, और टाइम कितना है 10 आवर। अच्छा अगर इसको हम, ये हमारा वॉट में है ना, अगर हमें किलोवाट आवर में निकालना हो तो क्या करेंगे, चलो एक एक करके निकाल दें। इस वॉट को अगर हम किलोवाट में चेंज करें तो कितना हो जाएगा बेटा, 50/1000 है ना। तो 0 से 0 कट कर दिया, चलो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लो, इधर हो जाएगा 50/1000, 0 से 0, और 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1/20 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 1/20 बेटा क्या है, ये निकल के आई किलोवाट में पावर। अगर इसको हम यहां पर रख दें, चलो 1/20, तो 0 से 0, तो 1/2, 1/2 मतलब 0.5 किलोवाट आवर, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुई वो कितनी हुई है, 0.5 किलोवाट आवर। इसका अब कभी कभी अगर आपसे ये पूछ ले कि जूल में एनर्जी कितनी खर्च हो गई है ना, तो जूल के लिए देखो क्या करो, या तो इसी में 3.6 × 10⁶ का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप देखो ये जो पावर वॉट में बनी रहने देते, लेकिन टाइम को हम सेकंड में कर लेते। अगर हम देखो टाइम को अगर सेकंड में चेंज किया जाए तो क्या हो जाएगा, 10 आवर को मिनट में करो तो इंटू 60, और फिर इंटू 60 किस में हो गया, ये सेकंड में हो गया कि नहीं, आवर मिनट और सेकंड। या तो हम इसको यहां पर पुट कर दें, तो देखिए जैसे पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क की जगह हम सिंपली एनर्जी भी रख सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम एनर्जी इज इक्वल टू भी तो ये लगा सकते हैं कि पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी की वैल्यू हमारी कितनी है निकालनी है, पावर हमें कितना दे रखा है 50, और टाइम कितना है ये वाला 10 × 60 × 60। तो जरा इसको कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, 6 6 36, और 36 × 5, और इंटू ये 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3, और ये 4 है ना 4। अब जरा इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 6 30, और 5 3 15, 16 17 18, और ये इंटू 10 टू द पावर 4। तो इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, यानी 1 ऐसे लिख लो इसको 1.8, और इंटू 10 टू द पावर 4, ये 5 6 है ना जूल। तो ये हमारी निकल आएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर हम जूल में निकालना चाहें तो। या फिर डायरेक्ट अगर हमें जूल में चाहिए तो यहां से मल्टीप्लाई कर सकते, 0.5 का मल्टीप्लाई कर लो ना 3.6 × 10 टू द पावर 6 से, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा कितना, तो 1.8 × 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। तो जो भी मेथड आपको समझ में आए वो वाला लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर नोट, ठीक है। अब आज के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए क्या होता है, जनरली इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है भाई जूल्स लॉ ऑफ हीट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसी को क्या बोलते हैं
जूल्स लॉ ऑफ हीट, जूल्स लॉ ऑफ हीट। देखो ये क्या बोलता है, जैसे कि हम कोई एक वायर लें जिसकी हाई रेसिस्टेंस हो, फॉर एग्जांपल नाइक्रोम का अगर हम वायर ले लें, जनरली हीटर में हमारे नाइक्रोम ही यूज होता है, हीटर और प्रेस वगैरह में वायर के रूप में। तो जो नाइक्रोम का वायर अगर हमने लिया, जैसे कि ये हीटर का वायर है, तो इस वायर से हमने क्या किया बेटा कि अगर हाई पोटेंशियल इससे अगर क्रॉस कराया जाए, हाई पोटेंशियल और या फिर करंट, ठीक है, अगर इससे हमने हाई अमाउंट में करंट को जैसे हम इसमें पास करवाएंगे तो क्या होगा, ये वायर कैसे हो जाएगा बेटा, रेड होने लगेगा, हीट प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीट। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट pass through a high resistance wire, it will be produced, या it will become hot, ऐसे लिखो, it will become hot and produce heat, is called heating effect of current, is called heating effect of current। ठीक है, चलो मैं मार्कर चेंज कर लूं, इसमें इंक खत्म हो रही है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए हाई रेसिस्टेंस वायर, हाई रेसिस्टेंस वायर है, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी हाई रेसिस्टेंस वायर से पास होता है तो वो वायर क्या हो जाता है बेटा, हॉट होने लगता है, और उसके इसी इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। चलिए इसके देखो फॉर्मूले की तरफ जाएं। तो एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू, या डायरेक्ट रेसिस्टेंस हम इसमें लिख लो, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये वाला भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पावर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम का, और पावर का फॉर्मूला हमें पता ही है आई स्क्वायर आर, और इसमें अगर हम टी का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है हमारा आई स्क्वायर आर टी, यानी कि हमारा एनर्जी का फॉर्मूला बना। और एनर्जी और हीट क्या है भाई, एक ही बात तो है। तो हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इस एनर्जी की जगह हम H पुट कर सकते हैं, तो H इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो ये हमारा बन के आ जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला। ऐसा यूनिट तो आपको पता ही है भाई, क्या होगी, क्या होगी, जूल। ठीक है, नोट करें। देखो एक चीज और यहां से देख लो कि जैसे कि हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है किसी वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, और जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेसिस्टेंस के। जैसे नाइक्रोम का वायर होता है तो उसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होती है, और रेसिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है। और तीसरी चीज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, टाइम के, कि जितना करंट जितने ज्यादा समय तक फ्लो होगा तो हीट भी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, तो इस बात को भी नोट डाल के जरूर लिख लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि द फैक्टर अफेक्टिंग द हीट ऑफ द कंडक्टर, यानी कि किन किन फैक्टर्स पर जो हीट है वो डिपेंड करेगी किसी कंडक्टर पे, तो किन किन फैक्टर्स पे करेगा, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम पर। ठीक है, तो रफ कर दिया जाए इसको, नोट कर लिया, चलो ठीक है। तो चलो अब इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है,
जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, हम लेते हैं ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेसिस्टेंस ऑफ, is applied across a resistance of 100 ohms in an electric iron, या 1000 ohms ले लो, 1000 ohms in an electric iron. तो कैलकुलेट करंट एंड हीटिंग इफेक्ट, तो कैलकुलेट करंट आई आपको फाइंड करना है, और हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, ठीक है, इन 20 सेकेंड्स, इन 20 सेकेंड में ये हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा, तो ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो V आपको दे रखा है 250 वोल्ट, ठीक है, और रेसिस्टेंस दे रखी है कितनी बेटा, 1000 ओम। तो यहां से हम करंट निकाल लें, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना दे रखा है 250 और रेसिस्टेंस 1000, तो कितना हो जाएगा 0.250, यानी पीछे जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। तो ये हमारा आ गया करंट एम्पियर में। अब हमसे क्या पूछा गया है कि 20 सेकेंड में कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट H इक्वल टू फॉर्मूला पता है I स्क्वायर R T। तो I स्क्वायर करंट कितना है बेटा, तो 0.25 स्क्वायर, और रेसिस्टेंस कितनी है 1000, और टाइम कितना लग रहा है बेटा 20 सेकेंड। तो इसका जरा कीजिए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0.0625 इंटू 1000 और इंटू 20, जरा मल्टीप्लाई करो। देखो ये 3 जीरो ये और 4 जीरो से ये पूरी जीरो खत्म हो जाएंगे, यानी 625 और इंटू ये वाला 2 बच जाएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और 1 5 2 6 जा 12, ठीक है, यानी कि इतनी हीट ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इसमें जूल में। समझ में आया, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं होते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे वहां पर हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को एक साथ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और तब तक पढ़ाई करते रहें, और इसमें जो भी आज हमने जो कंसेप्ट बताए थे पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के, इनको अच्छे से तैयार करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।